सर पिछली बार जब आपसे बात हुई थी हालात तो वहाँ से भी और ख़राब हो गए और फिसलता ही हुआ बाज़ार, जैसा आपने कहा था वही दिखाई दे रहा है। 22,000 भी आज निफ्टी ने तोड़ा है, हालांकि अभी उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ। और कितना पेन बाकी है सर? क्या जो आप उस दिन 21,500 की बात कर रहे थे, क्या वो आपको दिखाई दे रहा है इस हफ्ते, अगले हफ्ते? जी नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस हिसाब से बाजार में सेलिंग आ रही है, मुझे लगता है कि 22,000 क्या और नीचे जो मैंने बोला 21,500 400 के लेवल भी आ सकते हैं। अभी थोड़ा यहाँ मुझे लगता है एक थोड़ा सी रुकावट है 21,800 और 22,000 के लेवल पे। आपको याद होगा जिस दिन इलेक्शन था उस दिन का लो 21,300 का था और उस दिन की क्लोजिंग जो है 21,800 21,850 के आसपास था। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और मुझे लगता है कि वो लेवल इतनी आसानी से नहीं टूटेगा और मुझे लगता है कि निफ्टी उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। 21,800 के आसपास एक बार निफ्टी को रुकना चाहिए और एक अपसाइड मुझे लगता है 22,400 22,500, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है बाजार और मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ से एक जो है डेड कैट बाउंस बैक आ जाए और मुझे लग रहा है कि वही एक डेड कैट जो बाउंस बैक होगा वो एक अपॉर्चुनिटी देगा कि जो लोग अभी लॉन्ग में अटके हुए हैं या फिर जिन्होंने शायद एग्जिट नहीं किया थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें या फिर वहां पे एग्जिट करें, क्योंकि 21,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो बहुत बड़ा फॉल जो है नीचे आ सकता है। लेकिन एक 21,800 22,000 के रेंज में थोड़ा मुझे लगता है रुकावट आएगी, थोड़े दिन यहाँ संभलेगा बाजार और एक 10 दिन के अंदर मुझे लगता है थोड़ी सी एक जो है तेजी आनी चाहिए और इन्वेस्टर का जो भी निवेशक है उनका मूड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। चलिए सर, यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं। देखिए, मूड थोड़ा सा अच्छा हो, लोग काफ़ी लॉस में हैं और बहुत सारे दर्शक आपसे जुड़ना चाहते हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो कुछ एक दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी लेते हैं। कमालुद्दीन साहब हैं जो कि शोभा डेवलपर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि 1900 के भाव पर लिया हुआ है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? अभी अगर हम शोभा की बात करें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 1178 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्होंने सर 1900 पे लिया हुआ है, यानी 100-125 रुपये के आसपास पर शेयर का लॉस हो रहा है। रियल एस्टेट को लेकर के क्या व्यू है सर आपका? अभी क्या करना चाहिए? 1% के आसपास की आज गिरावट है शोभा में। मुझे देखिए, शोभा डेवलपर्स जो है अभी ये करीब करीब ऊपरी स्तरों से 1900 से मुझे लग रहा है कि 1100 आ चुका है, 20-30% का फॉल हो चुका है। ये फॉल मुझे लग रहा है थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। जी जी सर। तो ये फॉल मुझे लग रहा है थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है, 1100 के आसपास आ सकता है एक बार। तो मैं ये नहीं कहूँगा आप बेचिए, लेकिन 1100 के आसपास आता है थोड़ा सा और एवरेज। कंपनी अच्छी हम जानते हैं, ये इस कंपनी का एक्सपोजर दुबई में भी है, तो मेरे हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। 1100 रुपए के आसपास आए तो और बाई कीजिए और अभी फिलहाल होल्ड कीजिए। अभी फिलहाल होल्ड कीजिए, ये राय निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच कुछ एक और दर्शकों को शामिल करते हैं और जो हमारे पास लगातार प्रश्न भेज रहे हैं। सौरभ गोयल जी हैं, एनटीपीसी के बारे में जानना, एनटीपीसी ग्रीन पर ले रहे हैं के बारे में जानना चाह रहे हैं सौरभ गोयल और कह रहे हैं कि सर 108 के भाव पर लिया हुआ है, 1009 शेयर इनके पास हैं और कह रहे हैं क्या मुझे एवरेज करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? 2-3 साल का इनका नज़रिया है। एनटीपीसी ग्रीन सर हाल की लिस्टिंग एनटीपीसी से अलग होकर के कंपनी बनी है, दोनों पर ही लोग थोड़े से असमंजस पे हैं। चलिए, अभी तो खैर माहौल ख़राब हो गया, लेकिन ओवरऑल क्या व्यू है? एनटीपीसी भी नहीं चल रहा, पहले भी नहीं चल रहा था, अभी भी कोई खास मोमेंटम नहीं बन रहा है यहाँ पर। क्या करें इनके पास है एनटीपीसी ग्रीन? तो जी देखिए, स्टॉक ऑलरेडी जो है करीब करीब 150 रुपए से 88 रुपए पे आ चुका है, तो यहाँ पे तो निकलने का राय नहीं दूंगा मैं। लेकिन अगर एवरेज करना हो तो 80 रुपए तक वेट कीजिए, वहां एक बार अगर आएगा तो वहां पे आप एवरेज कीजिए, मेरे हिसाब से वहां करना चाहिए। और देखिए, ओवरऑल जितने पावर थीम थी, एनर्जी स्टॉक्स थे, पिछले 2 साल में बहुत चले भी हैं, तो थोड़ा सा अभी ये लगता है ये 2025 उनके लिए रुकावट होगा। रेलवे स्टॉक्स भी और जो एनर्जी स्टॉक्स हैं, जो गवर्नमेंट पीएसयूज है, वो थोड़े से रुकेंगे। मेरे हिसाब से रुकना चाहिए इनको भी और लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो होल्ड करें। अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट बैक कंपनी है जी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। और आज 22,000 टूटने के बाद आपका क्या व्यू है सर? अभी क्या कैसे देख रहे हैं चार्ट्स को, कैसे क्या पढ़ रहे हैं निफ्टी पे आप? सर डे 1 से मेरा एक ही डायलॉग है, 21,400।
ओह, 21,400, 21,500, इससे पहले मैं नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि 21,800 से लेके 21,400 तक ये आना ही है मार्केट को, क्योंकि मार्केट बहुत ही ओवर वैल्यूएशन में था। और कितने भी आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी इस बियरिश मार्केट पे आप देख लो, अब काम नहीं करता है, क्योंकि मार्केट जब खराब रहता है कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट पे काम नहीं करता है। तो वही एक चीज़ हो रहा है, मार्केट को बूस्टिंग करके नीचे लेके आ रहा है। सो मेरा सर मानना ये हो सकता है एक दो दिन, हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए, लेकिन अभी भी मैं चार्ट पे नेगेटिव हूँ। मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, और इतना प्रेशर आ रहा है कि मुझे लगता है कि पैनिक जोन पे इन्वेस्टर को धीरे धीरे करके अभी अपना जो एवरेजिंग करना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। अगर हम नेक्स्ट 2-3 साल का बात करेंगे, कमिंग फ्यूचर का बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि अच्छा वैल्यू अभी इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। लेकिन मैटर ये है कि सर अभी इतना वॉलेटाइल है मार्केट, इतना पैनिक है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम पैसा डालेंगे कि नहीं डालेंगे। लेकिन अब जब 25,000 में था, जब 26,000 में था, उस टाइम पे लोगों को अच्छा लग रहा था। इस टाइम पे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यही एक अच्छा वैल्यूएशन है जो निफ्टी को, मुझे लगता है कि कोविड के बाद ये सबसे बड़ा करेक्शन है, और यही एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा। नेक्स्ट 2 महीना 3 महीना हो सकता है मार्केट नीचे रहा है, क्योंकि लगातार हम जो डेटा देखते हैं मार्केट पे, जब तक निफ्टी पास्ट में भी ऐसा हुआ है, जब जब निफ्टी मंथली पे, बैंक निफ्टी मंथली पे खराब होता है, एटलीस्ट 7 to 10 मंथ्स हमेशा करेक्शंस रहता ही है मार्केट में। कुछ नया न्यूज आ जाएगा, कुछ नया टेंशन आ जाएगा, लेकिन निफ्टी को यहीं पे ही रहना है। बात करेंगे सर आगे फ्यूचर में चार्ट को देख के, मार्केट को देख के, लेकिन अभी तक प्राइस एक्शन में कुछ भी आप साइड मूवमेंटम मेरे को नहीं लग रहा है। ठीक है सर। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, अगले दर्शक के पास चलते हैं। रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश जी को नमस्कार। नमस्कार बिल्कुल सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं रितेश जी, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली से बोल रहा हूँ, आपसे 2-3 बार पहले ही बात हो चुकी है। अरे सर थैंक यू सर। और बताइए सर क्या प्रश्न है आज का? सर मेरे पास हैवेल्स के शेयर है 1560 के रेट पे, जी 50 शेयर है। 1560 के भाव पे आपने लिए हुए? 60। जी जी जी, अच्छा। 1500 और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप इसे? होल्ड तो कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। अभी तो थोड़ा सा लॉस में जा रहा हूँ, और इसका थोड़ा सा मुझे बता दीजिए फीचर। और इसका मुझे ये भी जानना था, ये सेमीकंडक्टर में भी आ गया है क्या ये कंपनी? सेमीकंडक्टर पे सर अगर आएगी भी तो मतलब अगर सेमीकंडक्टर में ही जाना है तो आपको दूसरे शेयर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। अभी अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल को भी ध्यान में रखते हुए अगर इसमें फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1560 पे आपने लिया है, 1400 के आसपास जो है कंपनी जो है अभी ट्रेड कर रही है। आपकी क्या राय होगी राघवेंद्र सर इसको लेकर के, हैवेल्स को लेकर के? गर्मी बढ़ रही है, पंखा ज़्यादा खरीदे जाएंगे क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, गर्मी बाहर भी मौसम की भी है, और जो गर्मी स्टॉक मार्केट में भी है, तो ये उसका छूता नहीं है। अल्ट्राटेक जो है आया, उसके बाद इसमें न्यूज आई। अब मतलब ठीक है, मार्केट का ओवर रिएक्शन था। कंपनी अच्छी है, नो डाउट। कंपनी अभी ग्राउंड लेवल पे काम अच्छा कर रही है, जितने भी कॉम्पिटिटर थे उनसे बेटर है। तो मुझे लगता है कि कंपनी में तो कोई इशू नहीं है। हाँ, प्राइस एक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि प्राइस थोड़े से ज्यादा थे, अब वो धीरे धीरे एक नॉर्मल लेवल पे आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा इमीडिएट यहाँ से, लेकिन अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है सर, तो बिल्कुल इसको होल्ड करें। 1250 रुपए तक एक बार आ सकता है, वहां पे आएगा तो और ऐड कीजिएगा, लेकिन अभी बेचने की राय नहीं है। एवरेज कर सकते हैं तो निचले 100 रुपए कीजिए, अभी इंतजार कीजिए। अभी इंतज़ार कीजिए सर, ये आपकी राय, आपके लिए सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है। और चलते हैं अगले दर्शक जो कि अपर सर्किट जी हैं हमारे साथ। अपर सर्किट जी कह रहे हैं, विपुल जी प्रणाम। प्रणाम अपर सर्किट जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं क्या सुजलॉन एवरेज करने का टाइम आ गया है? होल्डिंग 600 शेयर है इनके पास 61 के भाव पर। ये तो सर बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। कल भी मैं सोच रहा था इस बारे में कि जब अगर सवाल आएगा तो इस पर बात करेंगे। हालांकि फिर से 50 के ऊपर आ गया है। कल जो है एक बार जो है दबाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये सर 45-50 के बीच में क्या एवरेज कर लें क्या सुजलॉन को? अगर जिनके पास भी ये शेयर अगर भी पड़े हुए हैं 70-75, बहुत लोग शायद 75 के ऊपर भी खरीदे हों, तो क्या अब ये टाइम आ गया है कि थोड़ा थोड़ा अगर एवरेजिंग करनी हो तो सुजलॉन के अंदर कर ली जाए ताकि अपनी कॉस्ट को कम किया जाए? क्योंकि रिजल्ट्स इसके ख़राब नहीं रहे थे। प्रदीप जी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, रिजल्ट्स ख़राब नहीं रहे थे, अभी क्या करना चाहिए?
देखिए सर, अगर हम देखेंगे कि लास्ट 2 साल का जो मूवमेंट था स्विट्जरलैंड में, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छा एक अप मूवमेंट हुआ था। लेकिन अभी जो नीचे आ रहा है 50 एक बहुत ही अच्छा जोन है। मुझे लगता है कि 46 47 पे जो अभी एक कंसोलिडेशन कर रहा है, एक बेस बनाने का ट्राइंग हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है 44 45 इज़ ए रियली गुड जोन, वैल्यू जोन। लेकिन मार्केट का अगर मैं सेंटीमेंट देखूंगा कि नेक्स्ट अगर मेरा व्यू है कि कुछ महीना और भी नेगेटिव हो सकता है, चल सकता है, तो उस व्यू पॉइंट से मैं उनको बोलूंगा यस डेफिनेटली 45 46 इज ए वैल्यू जोन, गुड जोन। लेकिन थोड़ा आप टाइम लेके आप इसको एवरेज कीजिए, अभी मत एवरेज कीजिए। और मैं चार्ट पे एक चीज़ देख पा रहा हूँ सर, 2021 जुलाई के बाद कभी भी मंथली ब्रेकडाउन नहीं आया था स्विट्जरलैंड में। उसके बाद अभी 50 के नीचे अभी रिसेंटली आया है, लेकिन इसके लिए हमें मंथली एक वेट करना पड़ेगा, मंथली क्लोजिंग का। तो मुझे लगता है एक बार उनको होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए, अभी हड़बड़ी में उनको एवरेज नहीं करना चाहिए। और लास्ट वीक भी सर मैंने बताया था 58 59 था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि 46 47 एक अच्छा लेवल है जहाँ तक आ सकता है। हमने देखा ऑलरेडी 45 46 भी आ गया, अभी 50 चल रहा है। मेरा अभी स्टेटमेंट यही रहेगा, एक बार उनको वेट करने के लिए बोलिए। एवरेज करेंगे तो 2-3 हफ्ता बाद देख के एक बार एवरेज करना इज ए गुड रहेगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए अपर सर्किट जी, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ी स्थिति भी बाजार की स्पष्ट हो जाएगी। प्रतिमा कुमारी जी जानना चाह रही हैं, कह रही हैं विपुल जी को नमस्कार। नमस्कार मैम। कह रही हैं मेरे पास IDFC बैंक के 8000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 73 रुपये 40 रुपये के भाव पर, एवरेज करें क्या? राघवेंद्र जी, एवरेज IDFC बैंक को लेकर के करना चाह रही हैं। अभी अगर हम IDFC बैंक की स्थिति को अगर देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब 56-57 के बीच में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्होंने जो है 73 पे लिया हुआ है, तो यहाँ पर इनको करीब करीब 16-17 रुपये के आसपास के लॉस में अभी फ़िलहाल बैठी हुई हैं। एवरेज करना चाहिए क्या सर 56-57 के आसपास? अभी पिछले एक महीने में 8-9% के आसपास का करेक्शन रहा है IDFC फर्स्ट बैंक पे। देखिए 2-3 रुपए तक और अगर संभाल सकती हैं तो अच्छी बात है। 54 रुपए तक आ सकता है स्टॉक। मुझे लगता है उसके बाद जो है स्टॉक में एक रैली आ सकती है ऊपरी स्तरों पे। तो एवरेज करना हो तो बिल्कुल थोड़ा बहुत कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं एवरेज करने की राय कभी देता नहीं। बट ये स्टॉक थोड़ा दिख रहा है कि एक जो बेस रेट पे आ रहा है, और थोड़ा इसका जो मंथली चार्ट है ओवरसोल्ड जोन में ज्यादा है। मेरे हिसाब से स्टॉक धीरे धीरे रिवर्सल लेगा, लेकिन अपसाइड लिमिटेड है। अपसाइड इमीडिएट इनको 73 नहीं मिलेगा, लेकिन 52-54 रुपए तक आ सकता है। वहां एवरेज करके 60 पे निकल सकते हैं। ठीक, चलिए मनीष जी के पास चलते हैं, लखनऊ सीधे। मनीष जी को नमस्कार। ओह, लगता है मनीष जी से संपर्क टूट गया। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, अगर बात होती है तो। चलिए स्क्रीन पर जरा उनका प्रश्न लेकर के आ जाइए ताकि उनके प्रश्न पे चर्चा हो जाए। बातचीत तो नहीं हो पाए, लेकिन प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। GM फाइनेंशियल के ऊपर इनका प्रश्न है। 200 शेयर लिए हुए हैं 128 के भाव पर, और इनका नज़रिया 2 साल का है। ये जितने भी ब्रोकरेज शेयर्स रहे हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन सब ने दिखाई। एक समय था जब लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे थे कि आज इतने डीमैट अकाउंट खुल गए, आज उतने डीमैट अकाउंट खुल गए। चलिए मनीष साहब हमारे साथ फोन लाइन पे भी हैं। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मनीष, कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर। लखनऊ में कैसा मौसम चल रहा है? गर्मी हो रही है दिन में? हाँ, थोड़ा गर्मी स्टार्टिंग हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन सुबह शाम मौसम ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ, मौसम सुबह शाम का ठीक है, सुबह शाम में ठंडक है। हाँ, सुबह शाम में हल्की ठंडक है। क्या सवाल है सर? GM फाइनेंशियल 128 पे लिया आपने? हाँ सर, GM फाइनेंशियल में 128 पे 200 से लिए हुए हैं। अच्छा, क्या करें सर इसमें? कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर 2 साल का है हिसाब किताब। चलिए 2 साल का नज़रिया ये अच्छी बात है, लेकिन अब ये बड़ा सवाल ये है कि अब जो जिस समय आपने लिए था उस समय की कहानी थोड़ी सी बदली थी, और अब की कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। ये मैं बातचीत वही कर रहा था कि लगातार जो है हम खबरें सुन रहे थे कि इतने डीमैट अकाउंट खुल गए, शेयर भी चल रहे थे, नतीजे भी अच्छे आ रहे थे। अब माहौल पलट गया है, नया डीमैट अकाउंट खुल नहीं रहे हैं, बल्कि जो पुराने वाले हैं वो भी ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो गई स्थिति। तो ब्रोकरेज से आय भी हो सकता है घटे कंपनियों की। सर ब्रोकरेज फर्म पे क्या व्यू रहेगा? राघवेंद्र सर आपका, GM फाइनेंशियल पे सवाल है इनका। 91-82 का भाव है, एक महीने में करीब 14-15% के आसपास का करेक्शन आ चुका है। भविष्य क्या लग रहा है आपको ब्रोकरेज फर्म्स का? तो देखिए जिस हिसाब से डीमैट अकाउंट खुल रहे थे उसके डबल स्पीड से अब बंद हो रहा है। SIP बंद हो रही है, तो थोड़ा सा तो सर अभी प्रॉब्लम रहेगा। और इमीडिएट फिर जो स्टॉक जो डीमैट अकाउंट बंद हुए हैं वो इमीडिएट खोल करके वो ट्रेडिंग चालू कर देंगे 6 महीने बाद, वो भी नहीं है।
तो यस डेफिनेटली सेबी की ने जो टाइटनिंग की थी, रिस्ट्रिक्शंस किए थे ट्रेडिंग को लेकर के, उसका असर दिख रहा है और बाजार भी खराब है। तो मेरे हिसाब से जेएम फाइनेंशियल कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से ग्रोथ पहले थी अभी वो थोड़ा मुश्किल होगा। एवरेज करने की राय नहीं है, होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करें। आप जो 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और फिर स्टॉक को होल्ड कीजिए। चलिए, तो ये राय आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। इरीडा पर हर रोज़ की तरह काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले एक दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। वो है जियो फाइनेंस को लेकर के। जियो फाइनेंस पे लोग पूछ रहे हैं बॉटम कब बनेगा, क्या अभी जो लेवल हैं क्या उस पर एवरेज कर लें। 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर के आसपास जियो फाइनेंस ट्रेड करता हुआ आज हालांकि मोमेंटम में है शेयर, करीब करीब 2.25% की तेज़ी। कल 198.65 कल नहीं, 1-2 दिन पहले 198.65 का इसने 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर छुआ है। जियो फाइनेंशियल 200 के आसपास कैसा लग रहा है प्रदीप जी? क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? सर मुझे लगता है जियो फाइनेंशियल बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो बहुत ही नीचे आ गया रिसेंटली। और एक टाइम पे आप ही के चैनल में मैंने बात कर रहा था, उस टाइम पे 230 240 के आसपास था। मैंने बोला था 205 200 इज़ ए गुड जोन बाइंग करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे नया कंपनी होता है ना, मैं हमेशा एक आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। तो इसमें मेरा स्ट्रैटेजी यही है, अगर आईपीओ हाई के ऊपर बना रहेगा तब जाके मैं बाई करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक स्विंग लो था ऑलमोस्ट 200 के आसपास। मुझे लगता है फाइनल इस लेवल पे बाइंग करना चाहिए। 190 का स्टॉप लॉस होना चाहिए वीकली बेसिस पे। इफ एनी टाइम स्टॉक गो बिलो द 190 लेवल, आपको एग्जिट करना चाहिए। लेकिन इस जोन पे आपको इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे बाय करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, वॉट एवर यू इफ़ यू वांट टू जस्ट हैव पेशेंस। एटलीस्ट 2 साल का आपके अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली इस जोन इज़ अ वेरी गुड जोन, वैल्यू जोन है। लेकिन 190 का स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है, क्योंकि लास्ट जो लो था ऑलमोस्ट 198 200 के आसपास, तो और भी 10% नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर 190 के नीचे जाता है, क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद यहाँ पे नहीं रहना है। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच आईओसी पे बहुत सारे सवाल हैं सर। 73 के नीचे क्रूड, ओपेक की तरफ से स्टेटमेंट आया है, वो उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कच्चे तेल में थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। क्या ये सही समय है आईओसी बीपीसीएल जैसी कंपनियों को खरीदने का? आज हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है। राघवेंद्र जी कैसे देख रहे हैं? 205 शेयर इनके पास है, 141 पे लिया हुआ है, 117 आ गया है। इनकी खरीद से तो काफ़ी नीचे है, लेकिन आईओसी पे आपका व्यू क्या है? जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं उनके लिए, और जिनके पास पहले से है, जैसे इनके पास 141 पे लेके बैठे हुए। देखिए विपुल जी, खरीदने की राय नहीं है यहाँ पे। अगर स्टॉप लॉस लगा सकें 110 रुपए का तो लगाएं। देखिए जिस हिसाब से क्रूड ऑयल नीचे आया है, तो मुझे डर यही है कि ऐसा ना हो कि एक जो ग्लोबल टेंशन है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल की प्राइस में एक जंप आ सकता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डॉलर और अपने यहाँ यूएसडी आईएनआर भी बढ़ा हुआ है, तो ये निगेटिव सेंटीमेंट रहेगा। तो ऑयल कंपनियों से दूर रहें, थोड़ा दिन वेट करें, 3-4 महीने और उसके बाद एंट्री करें। 3-4 महीने और वेट करें। तो जिनके पास है वो तो होल्ड कर सकते हैं या वो भी एग्जिट करें सर? नहीं, वो होल्ड करें। यहाँ पे एग्जिट करने की राय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है। तो एग्जिट करने की राय नहीं दूंगा। एवरेज करने की राय बिल्कुल नहीं है। वेट करें और इंतजार कीजिए, अगर 100 रुपए के नीचे मिल जाए तो वहाँ बाई कीजिएगा। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जरा सुजलॉन पर भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, अब जरा एक और पावर कंपनी पकड़ लेते हैं, अदानी पावर। अदानी पावर पे भी काफ़ी पोजीशन है अगर हम देखें तो, जो रिटेलर्स की है। प्रदीप जी आपके लिए सवाल है, ममता फिटनेस क्लब के नाम से आईडी बनाई, नाम भी आप लोग लिख दिया करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा थोड़ा सा। अदानी पावर 90 शेयर ले रखे हैं, 557 की एवरेज है। अब ये शेयर आ गया है 500 के आसपास। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है अदानी पावर का वो है 482 का, तो लॉस में है, करीब 70-80 रुपये का लॉस हो रहा है इनको। क्या करें यहाँ पे? एवरेज कर सकते हैं क्या? अदानी पावर बहुत लोगों को लग रहा है 500 के ऊपर तेज है, आपकी भी यही राय है सर प्रदीप सर? नो डाउट सर, अदानी ग्रुप को लेके इतना न्यूज़ आता है मार्केट पे और ईच एंड एवरी टाइम अदानी ग्रुप हमेशा बाउंस बैक करता है। लेकिन जब हम वैल्यूएशन की बात करेंगे, फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जाके मैं पॉजिटिव ही हूँ। लेकिन अदानी ग्रुप में आपको तब एंट्री लेना चाहिए जब उनका एक नेगेटिव दिन हो। मान लो आप मैक्सिमम देखेंगे हर 3-4 महीने में एक बार कभी ना कभी टोटल ग्रुप
10% 15% डाउन रहता है, उस दिन आपको एंट्री करना चाहिए। सो एज पर द करेंट मार्केट प्राइस मुझे लगता है 450 440 इज ए गुड जोन फॉर एवरेजिंग करने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है, आप इस जोन पे भी होल्ड कीजिए, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना। यहाँ से भी और 40-50 रुपीज नीचे मिलेगा, देन आप बाई कीजिए। इस बीच हमारी एक और दर्शक हैं रीमा परमार जी, और इन्होंने तो पूरा अपना डिफेंस पैक ही खरीद के रखा हुआ है। रीमा जी ने पूरे रक्षा शेयरों में बहुत भरोसा है इनका। खबर क्या है वो खबरों के खेल में समझेंगे, लेकिन 3 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, HL, मझगांव और BL। इन तीनों पे आप दोनों से थोड़ी थोड़ी राय लेंगे। HL पे आपके पास आएंगे यहाँ पर राघवेंद्र जी 5170 पे लेके बैठी हुई हैं। खबर क्या है वो हम थोड़ा इसको आज 2 बार इस पर उत्तर इसलिए चाहेंगे क्योंकि डिफेंस आज बहुत दिनों बाद चर्चा में है। 5170 पे लेके बैठी हुई है मैम सर, और 3287 के आसपास HL अभी चल रहा है, 3-3.25% ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि ये 2 से 3 साल तक होल्ड के लिए बने रहने के लिए तैयार हैं और एवरेज करना चाह रही हैं। उनमें से कहाँ पर है एवरेज का मौका, ये बताइए। पहले तो HL पे ही बात कर लेते हैं, 5170 पे लेकर लिया हुआ है। विपुल जी देखिए, जिस हिसाब से HL भागा था, करीब 1700 रुपए से भागा था ये 5500 तक, तो 1700 का ऑलमोस्ट 300% भागा था ये करीब दो साल के अंदर। अब वहां से अभी केवल जो है ये जो नीचे आया है वो करीब 40% नीचे आया है। तो मेरे हिसाब से अभी भी और भी स्कोप है। मुझे लगता है 3000 के नीचे एक बार आना चाहिए। अगर वहां पे बाइक कर सकती तो बाइक कीजिए। लंबी अवधि का नजरिया है 2 से 3 साल का, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक एक बार आपको 3000 के नीचे देगा, वो एक अच्छा ऑप्शन है बाइक करने के लिए। अभी फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए, अभी अवॉइड कीजिए। चलिए ये बात तो हो गई HL को लेकर के। मझगांव पे आपकी राय प्रदीप जी? मझगांव पे भी आज मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। इन्होंने हालांकि थोड़ा ऊपर 2448 के आसपास खरीदा हुआ है मझगांव डॉक को, और आज 2-3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। मझगांव डॉक पे क्या करना चाहिए सर? सर ओवरऑल डिफेंस सेक्टर को लेके ही मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन जो वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ था बहुत हाई पे, उस टाइम पे प्राइस एडजस्ट नहीं हो रहा था मेरा एनालिसिस से। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए मुझे लगता है वैल्यूएशन बहुत ही ठीक ठाक है, और मुझे लगता है 2175 2173 के आसपास चल रहा है अभी। मुझे लगता है एक बार अगर आपको यहाँ से 30-40 रुपीस नीचे मिलता है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत नीचे ऑलरेडी आ गया है। इंटायर आप देखेंगे, जब म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था, HDFC डिफेंस फंड मोतीलाल का एक लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे बहुत हाई था। तो HDFC वालों ने भी एक साल में 130-140% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया था। तो उस टाइम पे अगर हम वहाँ से देखेंगे कि ऑलमोस्ट अभी 40% 50% रिटर्न चल रहा है, मतलब हाई से भी ऑलमोस्ट 50-60% पोर्टफोलियो डाउन है। जो म्यूचुअल फंड में जो फंड्स मैनेजर ने जब पोर्टफोलियो में एवरेज किया था एंटायर डिफेंस सेक्टर को, तो मुझे लगता है अभी अच्छा सिचुएशन है। आप पार्टिकुलर एनी स्टॉक लेके देखिए, मेरे को लगता है कि यही एक अच्छा जोन है। नेक्स्ट 2 साल के लिए अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है, तो उनको अगर कभी भी नेक्स्ट, क्योंकि मेरा मार्केट को लेके ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा खराब है, अगर कभी भी नेक्स्ट 5-6% नीचे कभी भी रहता है, आग बंद करके आप एवरेज कीजिए। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। और अगली कंपनी जो है, हालांकि पवन जी भी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे है। पवन जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक सवाल और ले लेते हैं BL को लेकर के। BL में भी अच्छा मोमेंटम है, उसके बाद आपके पास आते हैं, तो लाइन पे बने रहिएगा। BL पे अगर हम देखें तो अभी जो है 3.25% ऊपर 264-265 के आसपास चल रहा है। रीमा जी का इस पर भी सवाल है, इन्होंने 297 पे ले रखा है। नज़रिया इनका सब पे वही 2 से 3 साल का है। राघवेंद्र जी क्या टिप्पणी रहेगी BL को लेकर के? सर 300 के आसपास लिया हुआ है सर। देखिए 300 के आसपास लिया है, एक बार अगर रेट मिल जाए, निकलना हो तो यहाँ निकल जाए, अभी भी निकल जाए। 150 रुपए का स्टॉक जो एक साल में 300 हो गया था, और अभी 300 वाला स्टॉक अभी 260 ही है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है डिफेंस थीम में, और मुझे लगता है कि ये 200 के आसपास आ सकता है। तो अगर 200 अगर यहाँ एग्जिट नहीं होती तो कम से कम 250 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, इंतजार कीजिए। अगर 300 का रेट आपको मिलता है कभी बीच में, अगर बाजार ऊपर जाता है तो कोशिश कीजिए एग्जिट करने का। मुझे नहीं लगता कि अभी इमीडिएट जो है इन स्टॉक्स में एंट्री करनी चाहिए, थोड़ा वेट करें, थोड़ा इंतज़ार करें, यही आप लोगों के लिए सलाह है यहाँ पर डिफेंस को लेकर के। 300 शेयरों पे बात हो गई, पवन जी से बात कर लेते हैं अब। पवन जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हैं पवन जी?
अरे आपकी आवाज सुन ली, आवाज सुनने के लिए तरस गए थे, काफी दिनों से सवाल भेजना है। अरे आज आपने सवाल ले लिया, बड़ी कृपा करिए। अरे पवन जी माफी चाहते हैं कि आपको इंतजार करना पड़ा, ये मंच आपका ही है। अरे नहीं सर, हमारा सवाल आपने ले लिया, बहुत है। तो क्या करते हैं सर आप, कहाँ से बोल रहे हैं पहले बताइए जरा। मैं साहब बरेली से बोल रहा हूँ, बरेली उत्तर प्रदेश। बरेली उत्तर प्रदेश, वाह वाह, कभी जबरदस्त जगह से बोल रहे हैं सर आप, मतलब क्या ही बोला जाए बरेली के बारे में, तो मतलब गाने बन गए तो उसके बारे में क्या ही टिप्पणी की जाए सर, है ना। अभी भी आप सुनते हैं, झुमके गिरते रहते हैं। बताइए सर क्या करते हैं आप। मेरा साहब लकड़ी का और काम है और फर्नीचर का शोरूम है मेरा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो चलिए, नोएडा में कभी हमको फर्नीचर की आवश्यकता होगी सर, आपसे संपर्क करेंगे फिर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, नोएडा दिल्ली का आना जाना लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए क्या सवाल है सर। भाई साहब, मैंने लगभग 15 जनवरी के आसपास स्पंदना स्फूर्ति, एक अपने CNBC आवाज पे केडिया साहब आते हैं, जी जी, तो उनकी बात सुन के जी 300 शेयर ले लिए थे, 350 के नाम पे एवरेज है मेरे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब क्या सोच के लिए थे, कितने समय तक के लिए लिए थे आपने। सोच के तो कुछ नहीं, अब जितना भी रखना पड़ेगा रख लेंगे। अच्छा, अभी तो सर, अब ये तो हो गई मजबूरी वाली बात कि अब फंस गए हैं तो फिर जो है लॉस में कैसे निकले, ये वाली बात तो हो गई। 100 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है, 350 के आसपास की खरीद है, 251-52 का भाव देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या किया जाए प्रदीप जी, आप बताएंगे। आधे % नीचे है और 251-52 का लेवल देखने को मिल रहा है, 100 रुपये का लॉस पर शेयर इनको हो रहा है। अब कह रहे हैं कि रुक तो सकते हैं, मतलब दबाव में लग रहा है कि मन है इनका। ओके, देखिए प्रोमोटर का जो होल्डिंग है, मैं थोड़ा फंडामेंटली बता देता हूँ। लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 0.8% के आसपास डिक्रीज हुआ है, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे लगातार लास्ट 3 साल से ना माइनस नेगेटिव है, 0.6% के आसपास। मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है, 1800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। नीट लॉस भी पोस्ट किया है ऑलमोस्ट 425 करोड़ के आसपास। तो फंडामेंटली आई एम नॉट अलाइन विद दिस कंपनी, क्योंकि फंडामेंटल अच्छा ही नहीं है। जिसका एक जिंदगी का आत्मा, मतलब हमारे इंसान का एक ही चीज़ होता है, वो है अंदर के आत्मा। अगर आत्मा ही ठीक ठाक नहीं चलेगा तो अल्टीमेटली मैं जिंदा नहीं रहूंगा ना। तो एक कंपनी का आत्मा होता है सेल्स, सेल्स ही नहीं है। सेल्स लगातार डिक्रीज हो रहा है, और जो खुद प्रोमोटर है अपना 8% प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज करके बैठा है। मतलब प्रोमोटर को खुद के कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। और रही बात चार्ट की, टेक्निकल में लगातार मैं देख पा रहा हूँ एक सपोर्ट था 540 के आसपास, मंथली सपोर्ट था, वो भी टूट चुका है। 300 के आसपास सपोर्ट था, वो भी टूट चुका है। और एक शॉर्ट टर्म में सपोर्ट था, वो है 290 के आसपास, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो मेरे को लग रहा है कि इस कंपनी में कोई अभी चीज़ ऐसा कुछ तो है नहीं कि रहने का। और सेम चीज़ है सर, जितने भी लो था ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास आ चुका है। अब जैसे ही कोई भी कंपनी 52 वीक लो के आसपास आ जाता है, अगर उसका प्रीवियस कुछ बैकग्राउंड नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, सो एज पर द माई पर्सनल ओपिनियन ऐसे कंपनी में आपको रहना नहीं है। चाहे वो किसी का भी कुछ भी व्यू हो जाए, आपको रहना नहीं है। तो 250 अभी चल रहा है, मुझे लगता है अगर कंपनी 280 के ऊपर सस्टेन करेगा, उस टाइम पे हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर मिलेगा, लेकिन 280 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता, आपको रहना नहीं है इस काउंटर पे। ठीक है सर, तो ये राय स्पंदना स्फूर्ति के ऊपर निकल करके आ रही है। और हमारे एक दर्शक हैं सर प्रदीप जी, वो आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि विपुल सर और प्रदीप सर को नमस्ते। कह रहे हैं कोई एक शेयर में हम मंथली SIP करना चाहते हैं, वो कौन सा हो सकता है। कह रहे हैं सर बंगाली में बोलिएगा प्रदीप सर को कि वो बोल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो बंगाली भाषा में आपसे सुनना चाह रहे हैं, तो उनको बंगाली में जवाब दे दीजिए। अगर कोई शेयर ऐसा आपको लग रहा है जहाँ पर SIP करनी चाहिए, थोड़े थोड़े पैसे हर महीने वो डालना चाह रहे हैं किसी एक शेयर में। सर मुझे लगता है कि ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ সো মাচ। अगर वो भी কলকাতা से है तो আমিও বাংলায় বলতে পছন্দ করব। তো রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি এমন একটা শেয়ার, যে শেয়ারটা লাস্ট বিভিন্ন কয়েক ডিকেড ধরে ইনভেস্টরদের অনেক রিটার্ন দিয়ে গেছে। রিসেন্টলি কারেকশনস হচ্ছে, এবং এই কারেকশনের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মেজর স্টেক যেটা রাখছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি, মার্কেট নিফটিকে নিচে নিয়ে আসছে। তো আমার মনে হয় যে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির এখন যে অ্যাট্রাকটিভ ভ্যালুয়েশন রয়েছে 1162 1160 আশেপাশে ট্রেডিং হচ্ছে, আমার মনে হয় দিস ইজ এ পারফেক্ট জোন ফর বাইং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি। লং টার্মের জন্য আপনি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি
এভরি মান্থে 2টো 4টে 5টা 6টা যেরকম আপনার ক্যাপাসিটি আছে আপনি হোল্ড করতে পারেন, কারণ এখানে লং টার্মে আপনি প্রাইসও অ্যাপ্রিসিয়েশন পাবেন এবং डिविडेंड अपनी भालो पाबेन। सो रिलायंस इंडस्ट्री सर मेरे तरफ से बस आपने इतना बोल दिया था, सब समझ में आ गया हमको। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत हम भी पकड़ लेते हैं, है ना, और इतनी शानदार भाषा है। तो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ मुझे बता दीजिए गलत तो नहीं बोला कहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है, काफ़ी करेक्शन आ चुका है, एसआईपी के लिए बढ़िया शेयर है। 1160 के आसपास जो है आप उसमें जो है एसआईपी थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। आगे चल के आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, साथ साथ डिविडेंड भी मिल सकते हैं। डिविडेंड तो कंपनी देती ही देती है, उसका भी लाभ मिलेगा। सही कह रहे हैं प्रदीप जी? 100% आपने तो सही बोला पूरा। बस ये मतलब ऐसा थोड़ी दिल से दिल के तार जुड़े हुए हैं सर। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, और जो है अगले दर्शक नितिन यादव जी हैं। सर राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि अदानी विल्मर में 110 शेयर इनके पास हैं 650 रुपये पर। कह रहे हैं सर जी फुस हो गया है ये शेयर, क्या लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकता हूँ या अभी एवरेज करें, क्या करें हम स्टॉक में, इसमें क्या कर सकते हैं? क्या हम स्टॉक और म्यूचुअल फंड को एवरेज कर सकते हैं? बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एवरेज नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते, हाँ उसको भी आप एवरेज ही बोल सकते हैं कि आप जैसे आप गिरता बाजार है, बहुत लोग के एसआईपीज बंद कर रहे हैं, बहुत लोग पैनिक में हैं। एसआईपी बंद करने के बजाय आप अपनी एसआईपी बिल्कुल चालू रखें। आपको जो यूनिट्स मिलती हैं वो पहले के मुकाबले ज़्यादा मिलती हैं, और बाज़ार की दिशा को देख करके एसआईपी शुरू या बंद नहीं की जाती है। कोशिश ये कीजिए कि एक लॉन्ग टर्म गोल रखिए अपना, किस लिए आप पैसे डाल रहे थे। अगर वो गोल अगर 5 से 7 साल से ऊपर का गोल रखिए, 4-5 साल से ऊपर का, और उस आधार पर निर्णय लीजिए। म्यूचुअल फंड के एसआईपी इस तरीके से बंद मत किया कीजिए, अगर गलत फंड नहीं है तो। हाँ अगर सही फंड में सही निर्णय आपका है तो। चलिए अब टिप्पणी जरा अदानी विल्मर पे लेते हैं, और सर इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए आप जरा। राघवेंद्र जी, नितिन यादव जी हैं, क्या सलाह देंगे इनको आप? देखिए यादव जी, जिस हिसाब से आपने अडानी विल्मर लिया है और जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बना है, स्टॉक तो बहुत खराब हो चुका है। इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन पे स्टॉक भागा 500-600, और वो वहां से ऊपर भी गया लेकिन टिक नहीं पाया। और जिस हिसाब से अडानी विल्मर ने ऑयल जो मार्केट वहां से एग्जिट किया है, तो मुझे कंपनी के भविष्य में थोड़ी चिंता हो रही है कि आगे जाकर की कहाँ पे और क्या करने वाले हैं। तो खुद को इनको अपने ऊपर जो है भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मुझे लगता है अभी अगर आप इसमें से निकल सकते हो तो निकल जाएं, या एक 220 रुपए का स्टॉप लॉस दे दें, क्योंकि आपका कैपिटल ऑलरेडी आधा हो चुका है। आप इसकी जगह किसी और कंपनी में निवेश कर सकते हैं अडानी विल्मर के अलावा, क्योंकि अडानी ग्रुप में मुझे सिर्फ एक कंपनी है अडानी पोर्ट जो थोड़ी अच्छी लगती है। वो एक थोड़ा है जो मुझे लगता है कि कंपनी जो है एक्चुअल लेवल पे काम करती है। अगर आप वहां शिफ्ट करना चाहते तो वहां शिफ्ट कर सकते हैं। 200-250 रुपए का जो आपका नुकसान है वो वहां से निकल सकता है। चलिए तो ये राय है। अब सर जरा थोड़ी सी टिप्पणी जो है मैं चाहूँगा राघवेंद्र जी, जरा इरेडा पे कर दीजिए आप, इरेडा पे कर दीजिए, और दूसरी एक जो मोमेंटम बन रहा है IRFC और RVNL पे कर दीजिए। ये दो PSUs को लेके काफ़ी सवाल है, काफ़ी दिन से कॉलर के चक्कर में थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन सवालों की झड़ लगी, लोग कह रहे हैं इस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो इरेडा पे हम लगभग हर रोज़ बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल नहीं कम हो पा रहे हैं। तो इरेडा में अभी क्या करें, क्या यहाँ पर कैसा लग रहा है सर राघवेंद्र जी? और दूसरा रेलवे को लेकर के आपका व्यू, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत है यहाँ पर। सर देखिए, जिस हिसाब से पिछले 2 साल में ये रेलवे और एनर्जी और डिफेंस की थीम बेची गई मार्केट में, पूरे इन्वेस्टर उसमें जो ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने स्टार्टिंग में निवेश नहीं किया, और वो जाते जाते जो एकदम आखिरी लेवल था जहां से स्टॉक ने रिवर्स लिया, वहां पे निवेश किया है। इसलिए सबके सब अटके हुए हैं। अब ये इमीडिएट इनको एग्जिट नहीं मिलेगा, मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे लगता है 1.5 साल इनको रुकना पड़ेगा, फिर इन स्टॉक्स में जो है इनको एग्जिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर अभी निकल सकते हैं आधी पोजीशन, तो आधी पोजीशन निकालिए। कई जो नई थीम है, जैसे मैंने आपके चैनल पे बात किया था पिछले हफ्ते, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट थीम, ये थीम पे काम कर रही है गवर्नमेंट, उस पर एक बार देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से नई थीम पे जाइए, क्योंकि अब ये थीम जो एनर्जी और जो रेलवे वाली है थोड़ी सी रुकेगी, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी यहाँ पे मुझे 1-2 साल का ब्रेक लग रहा है। इमीडिएट तो मुझे रैली कोई दिख नहीं रही है। मुझे लगता है थोड़ी जो भी, चाहे वो इरडा हो, चाहे IRCTC हो, चाहे IRFC हो, या कोई भी स्टॉक ले ले आप, रेलवे का, डिफेंस का, एनर्जी का, चाहे REC, PFC, ये सारे थीम जो है ना, क्या होता है एक जो साइकिल होता है, वो साइकिल में ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। ये मतलब डबल ट्रिपल 4 गुना हो चुके हैं स्टॉक, अब वहां से नीचे आ रहे हैं। अब लोग ऊपरी लेवल पे जाके ट्रैप हो चुके हैं। इमीडिएट इनको एग्जिट मिलना मुश्किल है। मेरे हिसाब से 1-1.5 साल का इनको अभी इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के ये यहाँ से स्टॉक
धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर दो साल 3 साल का नजरिया है, स्टॉक को होल्ड कीजिए, एवरेज करना हो, और यहाँ से 10-15% अगर नीचे आता तो एवरेज कीजिए। ठीक। और सर जिनको फ्रेश एंट्री लेनी हो उनके लिए कोई गुंजाइश है 1.5 साल के लिए अगर वो खरीदना चाह रहे हैं तो? बिल्कुल, जिनको अगर जो यहाँ से व्यू उनका है कि 2 साल तक होल्ड करना है तो बिल्कुल मौका देगा, ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप 2% 3% नीचे स्टॉप लॉस से 10% ऊपर टारगेट, ट्रेडिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आप इसमें करिए। लेकिन लंबी अवधि का अगर निवेशक है तो थोड़ा इंतजार करें, और भी नीचे आ सकते हैं स्टॉक से। एक सवाल आया है राइट्स को लेकर के, प्रदीप जी आपकी टिप्पणी क्या होगी? एक और ये भी रेलवे की जुड़ी कंपनी है, 350 के भाव पर लेकर के बैठे हुए हैं राइट्स के शेयर, ध्रुव कुमार पांडे जी हैं। क्या टिप्पणी करेंगे सर राइट्स को लेकर के? सर मुझे लगता है कि अभी 200 के आसपास जो ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है एक बार आपको 185 एंड 180 के आसपास मिल सकता है, क्योंकि पूरे एक सेक्टर ही नीचे आ रहा है। तो अगर आपको फ्रेश बाई करना है सो राइट्स को फ्रेश बाई करने का सलाह मेरा नहीं रहेगा। उसके अलावा RVNL इज़ ए गुड फॉर मी बिकॉज 325 320 चल रहा है अभी। मेरे को लगता है कि एक बार 305 310 आएगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए 1 से 1.5 साल के टाइम के लिए आप ले सकते हो। राइट्स के लिए मुझे लगता है आपको एक बार 180 185 दिखेंगे, तो उस टाइम पे आके अगर आपके पास है तो एवरेज कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा RVNL। बेटर रहेगा RVNL, ये राय निकल के आ रही है। चलिए, हमारे साथ सलीम खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र से हैं। खान साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से आप? हम तो बिल्कुल खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, वैसे ही आप? असल में गिरावट में मैं IT सेक्टर को देख रहा था, तो नवंबर महीने में सितंबर महीने में मुझे सब महंगा लग रहा था। हाँ। अभी IT सेक्टर में मुझे सोनाटा सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा। तो मैं इसमें लंबी अवधि के लिए इसको खरीदना चाहता हूँ। अच्छा। और लगभग 2 लाख रुपए के स्टॉक खरीदना चाहता हूँ। 2 लाख तो रुपए? क्या ये सही समय है या मैं और थोड़ी गिरावट का इंतजार करूँ? ठीक सर, सवाल आपका जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अब समस्या ये आ रही है IT सबसे सेफ बेट मानी जा रही थी कि US में कुछ भी होगा, IT पे असर नहीं होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा IT टूट रहा है। कल भी IT के अंदर नैस्डैक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में क्या भारत के अंदर सुरक्षित है मामला या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आपने जो कंपनी चुनी है वो तभी बीच की एक मतलब ऐसी कंपनी है जिसपे उतना ज़्यादा असर शायद ना पड़े, पता नहीं। खैर, लेकिन क्या सलाह रहेगी सर आपकी यहाँ पर? राघवेंद्र जी सोनाटा सॉफ्टवेयर फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं क्या और नीचे आएगा उसके बाद उसके बाद एंट्री करनी चाहिए, या फिर अपने 52 वीक लो के आसपास है, 20 रुपये 353 का 52 वीक लो है, 371 पे चल रहा है। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर? हाँ सर, देखिए, अगर आपको 2 लाख का बाई करना है तो 1 लाख का आप अभी बाई कर लीजिए, और 1 लाख रुपए आप रखिए 300 रुपए के नीचे आने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक 300 रुपए के नीचे एक बार आना चाहिए। क्योंकि मतलब अभी फिलहाल जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है मंथली चार्ट पे, और जिस हिसाब से अमेरिका में टेंशन है, तो जितनी IT कंपनियां हैं सब पे प्रेशर रहने वाला है, तो अच्छा मौका आएगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपको बाई करना है, मैं तो बोलूंगा अभी आप बाई मत कीजिए, वेट कीजिए। लेकिन अगर बाई करना है, क्योंकि देखिए बॉटम पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, तो आप 50,000 रुपए का अभी ले लीजिए, 50,000 थोड़ा सा और नीचे मिले तब लीजिए, और 1 लाख रुपए आप रखिए जो 300 रुपए के नीचे आता है, 250 300 के में, तो वहां बाई कीजिए। उम्मीद करते हैं सर आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि थोड़ा थोड़ा खरीदना है, और कहीं पर भी जहाँ पर फंडामेंटल अच्छे हों वहाँ पर भी एकदम से सारे पैसे मत लगा दिए। जब सेंटीमेंट ख़राब होता है ना, तो फिर ये नहीं दिखता है कि मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा, एक्रॉस द बोर्ड पिटाई होती है फिर। तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। पिटाई हो गई है काफ़ी, थोड़ा सा भी लगा दीजिए, थोड़ा अगर और नीचे जाने की संभावना है फिर नीचे कर लीजिएगा। 1 लाख रुपए थोड़ा सा जब 300 के नीचे फिसल जाए उसके बाद देख लेंगे। चलिए, अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। सबिहा सैयद जी हैं, जो कि प्रदीप जी आपके लिए सवाल है ये, और परसिस्टेंट सिस्टम और मेदांता 2 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम इन्होंने ले रखा है 4500 पे, और मेदांता इनके पास है 1091 पे, और ये जानना चाह रही हैं कि इसमें क्या प्रॉफिट बुक कर लें या अभी होल्ड करें, नीचे कहाँ तक जा सकता है। परसिस्टेंट सिस्टम 4500 पे लेकर के 5100 5150 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। सबिहा जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मतलब कितनी देर होगी, 1 घंटा होने जा रहा शो शुरू हुए, पहली दर्शक है जो अभी मुनाफे में बैठी हुई है। बाकी लोगों को या तो लॉस हो रहा है, या तो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं, या फिर फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। तो पहले तो मुबारक हो आपको। सर क्या टिप्पणी होगी प्रदीप सर आपकी?
हाँ सर, देखिए मुझे लगता है कि ओवरऑल जो आईटी सेक्टर को लेके आप बात कर रहे थे, परसिस्टेंट सिस्टम आईटी के अंदर ही आता है। सो मुझे लगता है आईटी में अगर आप मंथली बेसिस देखेंगे ना, एक काप एंड हैंडल पैटर्न बना था तो उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है। सो ब्रेकआउट आने के बाद जो ये जो लास्ट एक दो हफ्ते में न्यूज़ सेंटीमेंट खराब हुआ है, इसके चलते अभी नीचे आ रहा है। कल भी हमने देखा था कि बहुत नीचे आया, आज भी ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास नीचे आया, तो इसीलिए ना थोड़ा परसिस्टेंट सिस्टम नीचे आ रहा है। मेरे को लगता है सर और थोड़ा नीचे आना चाहिए, क्योंकि बॉटम नियर पे तो कहीं नहीं दिख रहा है चार्ट पे। ऑलमोस्ट 4580 4600 के आसपास ही बॉटम है, तो वहाँ तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट में मैं पॉजिटिव हूँ। मेरे को लगता है अगर आप मिनिमम आपके पास 1.5 साल 2 साल है तो आप होल्ड कीजिए, नेक्स्ट फ्यूचर बेटर ही होगा। और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट अगर सेंटीमेंट भी खराब हो जाए तो आपको 4200 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। जी, और दूसरी कंपनी मेदांता भी थी सर इनके पास। वेदांता। मेदांता, हाँ बिल्कुल, 1091 पे ले रखा है। इसका नाम मैं बता देता हूँ किस नाम से अभी ये आपको मिलेगा। और मेदांता, ग्लोबल हेल्थ हाँ लिमिटेड। ग्लोबल हेल्थ, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े सर। मुझे लगता है 1206 के आसपास चल रहा है। हाँ, मुझे लगता है ग्लोबल हेल्थ में जो सपोर्ट था एक बॉटम बना लिया है, ऑलमोस्ट जितना नीचे आना था आ गया है। ऑलमोस्ट 950 के अराउंड इसका एक सपोर्ट था, बेस था मंथली बेसिस पे। अगर हम वीकली बेसिस पे भी एक बार देखेंगे कि ऑलमोस्ट एक रिसेंटली ब्रेकआउट आया है 1150 के ऊपर, तो अभी 1206 1210 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो 1370 के आसपास है, तो उनको होल्ड करना चाहिए। अच्छा कंपनी है, लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है यहाँ से बढ़िया प्राइस एप्रिसिएशन उनको मिलेंगे। इस बीच जो है लव फ्रॉम कोलकाता आ रहा है सोहेल जी का। राघवेंद्र जी आप उत्तर दीजिए जरा इसका, उसके बाद से चलते हैं। और इनके इनके जो है दो सवाल हैं, दोनों ही मतलब इन्होंने टेक्सटाइल ही ले रखा है। सियाराम सिल्क मिल्क ले रखा है, एक वर्धमान टेक्सटाइल अच्छा लेना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी सियाराम सिल्क मिल्क और वर्धमान टेक्सटाइल में से कौन सा बेटर होगा। 2 साल के लिए ये लेना चाह रहे हैं सोहेल ज्ञान जी, और एंट्री प्राइस जानना चाह रहे हैं। और कह रहे हैं कोलकाता से प्यार भेज रहे हैं हम लोगों को, और यहाँ हम लोग दिल्ली से और नोएडा से बहुत सारा प्यार आप लोगों को भेज रहे हैं, पूरे कोलकाता और पूरे देश भर में। राघवेंद्र जी क्या टिप्पणी होगी सर, टेक्सटाइल का भविष्य क्या लग रहा है? बांग्लादेश वाली क्राइसिस हुई थी तो लगा था कि टेक्सटाइल में अच्छी तेज़ी आएगी, एक बार 1-2 दिन शेयर चले भी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? बिल्कुल, दोनों शेयर को भी अवॉइड करें। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है मुझे बहुत अच्छा अपसाइड दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा और अगर देखते हैं, पहले बेस अभी नहीं बना है क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है, और मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए दोनों शेयरों को। दोनों ही शेयरों को फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। भविष्य में कोई संभावनाएं बनेगी तो इसी मंच पे आपको फिर बताया जाएगा कि कहां पर अपॉर्चुनिटी बन रही है टेक्सटाइल के अंदर। सर जो भी स्टॉक पे मैंने व्यू दिया है आज ड्यूरिंग द सेशंस, इसमें मेरा और हमारे कोई पेड क्लाइंट का किसी का भी कोई पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है और रिकमेंडेशन नहीं है, एक जनरल व्यू है। और सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए।